इस क्वेश्चन में हमें गॉस लॉ को स्टेट करना है और उसको प्रूव करना है। तो हमारे गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो हमारा गॉस लॉ होता है वो बोलता है कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी गिवन सरफेस का, वो हमारा इक्वल होता है किसके? 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो, मतलब बंद हो उसके अंदर। ठीक है, तो जो हमारा गॉस लॉ होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? फाई, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज इक्वल्स टू 1/epsilon naught इंटू समेशन ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, अब चार्ज इनक्लोज्ड क्यों लिखा है हमने, या QIN क्यों लिखा है, हम पहले ये समझते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई एक रफ सरफेस है, इसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है और एक तीसरा Q3 है। ठीक है, और हमसे बोला है कि हमें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बताएंगे? गॉस लॉ को यूज़ करके। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? 1/epsilon naught टाइम्स, अब ये क्या है? समेशन ऑफ टोटल चार्ज इंक्लूडेड। अब चार्ज इंक्लूडेड विद इन अ सरफेस हमारी क्या है? Q1 और Q2, तो इनका समेशन हो जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 का समेशन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक गिवन सरफेस का। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये जो चार्ज Q3 है इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारा सरफेस के बाहर है। हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इट इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, मतलब जो हमारे चार्ज हो वो इस सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। बट जो Q3 चार्ज है ये तो हमारा सरफेस के बाहर है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, हमने सिर्फ Q1 और Q2 इंक्लूड किया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें गॉस लॉ में। अब सेकेंड हमसे पूछा कि हमें गॉस लॉ को प्रूव करना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के इसी सेकेंड पार्ट पे। गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले तो एक स्फीयर बनाएंगे जिसमें हमने एक चार्ज Q को सेंटर पे रख दिया स्फीयर के एट पॉइंट A। अब जो हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अवे, क्योंकि जो हमारा पॉइंट चार्ज Q है ये पॉजिटिव है। और हमें पता है कि जो हमारा DA होता है, मतलब एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस के, तो वो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होगी। अब जो हमारे पास ये स्फीयर है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई हमारे पास क्या होगा? बाय डेफिनेशन जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इंटीग्रल होता है E वेक्टर डॉट DA का। इसको हम लिख सकते हैं E डॉट DA इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो थीटा है वो हमारा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और DA में, तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो हमारा थीटा है वो क्या है? 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारा E इंटू DA, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA। अब जो DA है ये हमारा एरिया है इस पूरे स्फेयर का, तो हमारे स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4πr² होता है, जहाँ पे r क्या है? हमारा रेडियस। तो हम इसी को रख देंगे यहाँ पे DA की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू E वेक्टर इंटू 4πr²। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा E वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4π∙0 इंटू Q/r², जहाँ पे Q हमारा ये चार्ज है A पे और जो R है ये डिस्टेंस है P और A के बीच में। ठीक है, तो अब हमने यही वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये हो जाएगा 1/4π∙0 r² इंटू Q इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? Q/ε0। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? Q/ε0। अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा गॉस लॉ है वो भी तो यही बोलता है कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है किसके? चार्ज इनक्लोज्ड, एक ही चार्ज इनक्लोज्ड है हमारा स्फेयर में, अपॉन ε0। तो ये हो गया हमारा क्या? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।